क्वेश्चन है कि which of the following statement is wrong? Wrong पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई। एल्डिहाइड reacts with one equivalent of monohydric alcohol in presence of dry hydrogen chloride to yield alkoxy alcohol intermediate known as acetal। क्या ये सही है? आइए देखते हैं। जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन प्यारे बच्चों ड्राई HCl या HCl गैस के प्रेजेंस में कराते हैं वन इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन का होता है प्रोटोनेशन ताकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, एंड आफ्टर दैट अटैक तो आरओएच करता है, जुड़ता OR है, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे OH लगा और यहां पे आ गया OR, एक ही कार्बन पर OH एंड OR हेमी। चूंकि ये पार्ट एल्डिहाइड से आया हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे एसिटल। कैसे पता एल्डिहाइड से आया हुआ है? यहां पर H दिख रहा है sp3 कार्बन पर, वो H यही वाला है। तो ये है आपके सामने, दिस इज द हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल जो है OR वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है एल्कोक्सी को एंड OH एल्कोहल को, देन दिस इज द एल्कोक्सी एल्कोहल। हां, अगर हमने फर्दर ड्राई HCl या HCl गैस के लिया और हमने वन इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से अगेन रिएक्शन कराई तो इस OH का होगा प्रोटोनेशन और ये वाटर बनकर बाहर निकल जाएगा, फिर वहां अटैक तो ROH करेगा लेकिन जुड़ेगा OR। ये जो आपके सामने कंपाउंड बना है इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों एसिटल। OR एंड OR, ये है एसिटल, ये भी एल्कोक्सी, ये भी एल्कोक्सी, दिस इज कॉल्ड एज जेम डाई एल्कोक्सी। तो जो हेमी एसिटल होता है वो एल्कोक्सी एल्कोहल होता है और जो एसिटल होता है वो जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड होता है, या अपन डाईथर बोल दिया वहां पर। तो और इसने क्या कहा आपसे? ये बोल रहा है कि जो एल्कोक्सी एल्कोहल है वो एसिटल है। नहीं साहब, वो एसिटल नहीं है। एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट जो होता है वो हेमी एसिटल होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ये रॉन्ग। दूसरा कह रहा है सोडियम बाइसल्फाइड आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। चलिए साहब, NaHSO3, जब हम NaHSO3 की रिएक्शन प्यारे बच्चों एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराते हैं तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कंपाउंड बनता है एंड आफ्टर दैट प्रोटोनेशन होकर बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है जो व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट होता है। यहां पर आपके सामने हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगा एंड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड प्यारे बच्चों ये बाइसल्फाइड एडिशन चूंकि क्रिस्टल बना है तो प्यारे बच्चों ये जब कोई क्रिस्टल बनता है या कोई कलर आता है या कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट जब ये क्रिस्टल हमको प्राप्त हो गया, मान लीजिए हमारे सामने उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं अदर देन एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन उसमें क्रिस्टल्स बनाएंगे, उनको हम अलग कर लेते हैं, सेपरेशन हो गया। एंड प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने क्रिस्टल बना है इस क्रिस्टल को वापस से मिनरल एसिड या एल्कली के साथ रिएक्शन करके हम वापस से वो कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे सामने देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्योर एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्योर एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो आपके सामने बना है इज वाटर सॉल्युबल and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid or alkali। बेटा ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, इस पर आधारित क्वेश्चन। Therefore these are useful for separation and purification of mostly aldehyde। मोस्टली एल्डिहाइड होता है बिकॉज सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, तो एल्डिहाइड के लिए मोस्टली एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड होता है एंड कीटोन के लिए बैकवर्ड होता है। अगर हम बात करें एसीटोन, अगर हम एसीटोन ले लेते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है एंड साइक्लिक कीटोन के लिए, लेकिन अदर कीटोन के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड फिजिबल नहीं होता है ड्यू टू स्टेरिक रीजन। एंड यू नो वेल एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक चीज बस इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जब आप एनसीईआरटी ओपन करके देखेंगे तो जहां पर आपने SO3H दिखा है यहां पे एनसीईआरटी में OSO2H लिखा होगा प्यारे बच्चों, और यहां पर जो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर OSO2Na लिखा होगा। वैसे देखा जाए ज्यादा करेक्ट है सल्फर से एडिशन, ज्यादा करेक्ट है सल्फर से बॉन्ड का बनना, लेकिन प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी ने ऑक्सीजन से भी बना रखा है, ठीक है, क्योंकि सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन।
लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने बनाया है तो आपको दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा। हां, एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन आएगा और इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। चलिए साहब, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला है साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। ये सारी की सारी चीजें जो आपके सामने एनसीईआरटी पेज नंबर दिया है, ऊपर वाला एनसीईआरटी जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 12 की, पेज नंबर 338, 367 एंड न्यू के हिसाब से 208, 237। प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर देखते हैं तो साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, ये आपके सामने है साइनोहाइड्रिन। जब ये OH और CN आपको नजर आ रहा है, जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट, तो प्यारे बच्चों साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये जो साइनोहाइड्रिन बना है, अब इस साइनोहाइड्रिन में अगर हम इसकी रिएक्शन H+H2O से करा दें और मान लें कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो प्यारे बच्चों ये CN बदल जाएगा COOH में और दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। आपके सामने यहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैंने इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया OH-H2O के प्रेजेंस में, तो CN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है एमाइड में CONH2 और यहां पर बन गया देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ लैक्टामाइड, यहां लैक्टामाइड बना। अगर हमने इसका रिडक्शन करा दिया LiLH4 या NiH2 के प्रेजेंस में, तो प्यारे बच्चों CN जो होता है वो प्राइमरी अमाइन में चला जाता है और अमाइनो एल्कोहल कंपाउंड बनता है। तो आप देख रहे हो कि साइनोहाइड्रिन से डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाए जा रहे हैं, इसीलिए स्टेटमेंट लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन है कि साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, इनसे बहुत तरह के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो एकदम आपका ये स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चों सही है, एनसीईआरटी से लाइन उठाया गया है। ल्यूकास टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अगर आप ल्यूकास टेस्ट की बात करते हो तो दिस इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल और टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। प्यारे बच्चों, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन, फिर वही प्रश्न आया कैसा एल्कोहल, यह भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट। ऐसे अल्कोहल लेने हैं जो ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल हो, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड में सॉल्युबल हो, बट रिएक्शन के बाद जो हैलाइड्स बन रही हैं, व्हाइल देयर हैलाइड्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। तो ये क्या होने चाहिए? एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल होने चाहिए और जो रिएक्शन करने के बाद आपके सामने RCl बनता है, हैलाइड्स बन रहा है, वो इमिसिबल होते हैं, टर्बिडिटी देते हैं, गंदलापन देते हैं और जिससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का एल्कोहल है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और LR का मतलब ल्यूकास रिएजेंट लिया तो इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, इमीडिएट टर्बिडिटी आती है और इमीडिएट टर्बिडिटी आया तो हमें पता चल गया कि हाँ ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों इमीडिएट टर्बिडिटी आया होगा? क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो एक स्टेटमेंट है कि ऐसे अल्कोहल जिनसे जो कार्बोकैटायन बन रहा है 3 डिग्री और मोर देन 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, वो इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं विथ ल्यूकास रिएजेंट। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो टर्बिडिटी आने में 1 से 5 मिनट का समय लग जाता है, कुछ कुछ किताबों में 10 मिनट भी लिखा हुआ है। एंड अगर टर्बिडिटी जो है वो मोर देन 30 मिनट ले रहा है या फिर आपको 24 आवर से ज्यादा ले रहा है या टर्बिडिटी आई नहीं या सेवरल डेज ले रहा है, तो इससे पता चल जाएगा वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हमने डिस्टिंग्विश कर लिया क्या? तो अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आई तो वो आपके सामने क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी आने में 1 से 5 मिनट का समय लग रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर टर्बिडिटी मोर देन 30 मिनट, 24 आवर्स से ज्यादा या 24 आवर्स या सेवरल डेज ले रहा है, तो प्यारे बच्चों हो गया आपके सामने प्राइमरी अल्कोहल। यस, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट आपके सामने एकदम सही है कि ल्यूकास टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, चूंकि उसने रॉन्ग पूछा है इसलिए आंसर आपका हो जाएगा पहला है रॉन्ग। तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट को पूछने की कोशिश करी गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपसे पूछना चाह रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के और पूछे जाते रहे। तो जो आपके सामने मॉलिक्यूल लिया है, कहा इसके साथ KMnO4 की रिएक्शन कराई जा रही है एंड आपके सामने एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये कहां से लिया गया है?
आपके सामने आप इस देखते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, एनसीईआरटी का पार्ट है, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज द 2 मिथाइल प्रोपेन। और 2 मिथाइल प्रोपेन में जनरली जो होते हैं एल्केन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पैराफिन होते हैं, लिटिल रिएक्टिविटी होती है, यानी ऑर्डिनरी एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट एल्केन हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो आपके सामने है दिस इज द 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो KMnO4 के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और H रिप्लेस हो जाएगा आपके सामने OH में। चलिए साहब, तो यानी पहला जो आपके सामने लिखा है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, उसने कहा ये सही है। पूछा क्या है उसने? इनकरेक्ट। जब CH4 की रिएक्शन O2 एंड MO2O3 और इधर दिया है MO2O3 के साथ कराया जाता है तो क्या बनेगा, और एक यहां दिया है मैग्नीज एसीटेट। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि अगर आपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में है क्या कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे O2 हो गया के प्रेजेंस में, यहां पे दे दिया है कॉपर, यहां दिया MO2O3 और यहां दे दिया मैग्नीज एसीटेट। तो जब कॉपर लेते हैं तो प्यारे बच्चों एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिब्डेनम ऑक्सीडेशन लेते, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं तो आपके सामने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर मैग्नीज एसीटेट लिया तो इथेनोइक एसिड या एसिड का फॉर्मेशन होता है। याद करने का तरीका सुनो, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर ये क्या है एसीटेट, ये क्या है एसीटेट, मैग्नीज एसीटेट, तो याद करना ये एसीटेट वाला पार्ट कहां से आया होगा? एसिड से आया होगा। ये केवल तरीका है याद करने का। तो याद रखना एसीटेट लेंगे तो एसिड बनेगा, एसीटेट लेंगे तो एसिड बनेगा। अब बच गए दो, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। तो तरीका है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसका कम ऑक्सीडेशन, जिसके पास ऑक्सीजन है उसका ज्यादा ऑक्सीडेशन। ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब कहां? अब केवल एल्कोहल और एल्डिहाइड में ही बात करनी है। क्यों? बिकॉज एसिड वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। मैग्नीज एसीटेट आएगा तो एसिड बनाएंगे। अब कॉपर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड बचा है तो कॉपर में कम ऑक्सीडेशन, एल्कोहल मॉलिब्डेनम ऑक्साइड में थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब आई चेक कर लीजिए, अगर आप चेक करते हैं तो पाते हैं यहां पर आपके मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है तो प्यारे बच्चों एल्डिहाइड बना है, एकदम सही है। मैग्नीज एसीटेट है, यहां एसिड बनना चाहिए था लेकिन यहां क्या बन गया बेटा? एल्डिहाइड बनाया है, यह गलत है। नाउ 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन की रिएक्शन Cr2O3 के साथ कराई जा रही है 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो यस प्यारे बच्चों, दिस रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन और कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने Cr2O3 B2O5 या MO2O3 लिया सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है? अगर 6 कार्बन का एल्केन है, नॉर्मल हेक्सेन है, तो एरोमेटाइज होकर क्या बना लेता है? बेंजीन। लेकिन अगर 7 कार्बन का है तो 6 से बेंजीन बनाएगा और 7वां कार्बन मिथाइल के रूप में लग जाएगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टोल्यूइन। तो प्यारे बच्चों यह भी एकदम सही है। एंड उसने पूछा इनकरेक्ट तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज द 4। वेरी गुड, बेहतरीन क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट X फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पूछा है कि बताओ X क्या बनेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं तो आपको नजर आएगा, सबसे पहले ले लिया है उसने N नॉर्मल C4H9Cl। तो प्यारे बच्चों हमने लिखा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो आप बनाओगे दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2Cl। दिस इज द नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3। ये ले लिया हमने एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एंड प्यारे बच्चों यहां से ये Cl माइनस को रिसीव कर लेगा और बनाएगा कार्बोकेटायन। नाउ CH3 CH2 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 प्लस और प्लस ये बाहर हो जाएगा AlCl4 माइनस बना के। नाउ ये जो कार्बोकेटायन बना है इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? आप खुद लिख दीजिए हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट होके देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देन प्रीवियस एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ,
ये कार्बोकैटायन बना, क्योंकि पहले अगर बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, बाद में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए प्यारे बच्चों, 5 अल्फा हाइड्रोजन, एंड 5 अल्फा हाइड्रोजन बनने के कारण दिस इज द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देन प्रीवियस। नाउ अब क्या होगा, यहां से जहां पर मान लीजिए ये आपके सामने यहां पर है H, तो H को हटाएगा और ये केटायन लग जाएगा, केटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन जो है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द, यहां पर इधर आपके सामने CH3 CH3 CH CH2 एंड CH3, आपके सामने ये फॉर्मेशन हो गया है, आप देख सकते हैं ये नजर आ रहा है या फिर ये नजर आ रहा है। इसके बाद आपके सामने उसने ले लिया है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, HNO3 प्लस H2SO4 क्या है, दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर एंड इट इज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल। एंड प्यारे बच्चों यहां से नाइट्रोनियम आयन आया है और आपके सामने जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या वो प्रोडक्ट यही बन रहा है, क्योंकि ये कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अल्फा H है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण मेजर प्रोडक्ट कहां पे बनेगा, पैरा पर बनेगा, तो आर्थो मेटा पैरा, आंसर हो जाएगा थर्ड। यहां पे प्रोडक्ट बनाया है मेटा, और ये प्रोडक्ट तो हमारे मैच ही नहीं कर रहे हैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोडक्ट से, तो जो हमारा आंसर है दैट इज द थर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट को यहां पर लिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 57, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। जल्दीबाजी में बच्चा क्वेश्चन गलत कर देता है और गलत करने के बाद उसको समझ में आता है कि अरे ये क्या कर दिया, ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है किसी ना किसी में आप में से भी गलत हुआ हो, तो अच्छी बात है, यही गलत हो गया तो अच्छी बात है, मेन एग्जाम में गलत नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज इन करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अरेंज इन करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, ये एनिलीन है और ये मतलब एराइल अमाइन है, ऊपर वाला है दिस इज द एराइल एमाइन, और यहां पर है दिस इज द एल्काइल एमाइन। इतना हमें पता है कि एल्काइल एमाइन आर मोर बेसिक देन एराइल अमाइन, एल्काइल एमाइन आर मोर बेसिक देन एराइल एमाइन। तो अब यहां ध्यान से देख सकते हैं, लेकिन अब एल्काइल एमाइन में देखो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी, लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने एल्काइल एमाइन पढ़ा था, अगर उसने एक्वस सॉल्वेंट कह दिया या सॉल्वेंट के बारे में कुछ ना कहा जाए तो हम एक्वस सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो अगर हमारा R इज इक्वल टू दैट इज CH3 होता है मिथाइल, तो आंसर होता है 2130, और इफ R इज इक्वल टू होता है C2H5 तो आंसर होता है 2310। जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमोनिया को, और जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने 1 डिग्री अमाइन है तो इसको 1 बोलेंगे, ये 2 डिग्री अमाइन है इसको 2 बोलेंगे, और ये 3 डिग्री अमाइन है तो इसको 3 बोलेंगे। तो इतना तो पता चल गया, एल्काइल एमाइन आर मोर बेसिक। तो एल्काइल एमाइन की अगर हम बात करें तो बी, सी और डी में, चूंकि R इक्वल टू मिथाइल है तो सबसे पहले 2 वाला आएगा, और 2 वाला पहले आया तो सबसे पहले आ गया बेटा C के बाद क्या आएगा, 1 वाला आएगा, 1 वाला हो गया आपके सामने B, उसके बाद आएगा 3 वाला आपके सामने हो गया D। इतना तो हो गया एल्काइल एमाइन। अब इसके बाद क्या है, आएगा एराइल एमाइन। एराइल एमाइन क्या आ गया, A, बिकॉज ये लोन पेयर जो है वो कैसे हैं, डीलोकलाइज, ये लोकलाइज, ये लोकलाइज और ये लोकलाइज। लोकलाइज लोन पेयर आर मोर बेसिक देन डीलोकलाइज लोन पेयर। इससे हिंस एल्काइल एमाइन आर मोर बेसिक देन एराइल एमाइन। समझ में आई मेरी बात? अच्छा ध्यान सुनना, तो आंसर हो गया CBDA। तो आंसर आपके सामने आ रहा है CBDA, आंसर हो गया थर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना आपके समरी के लिए, आपके रिवीजन के लिए। यहां पर मैं वापस से लिख रहा हूं कि अगर R इक्वल टू CH3 है तो आंसर होगा आपके सामने 2130, और अगर R इक्वल टू C2H5 है तो आंसर होगा 2310। ठीक है ना, 2 दोनों में सबसे आगे,
0 दोनों में सबसे पीछे। अब जो बच गया 1 and 3 and 3 and 1, तो याद करने का तरीका है, मिथाइल छोटा ग्रुप है, इथाइल बड़ा ग्रुप है, तो छोटे में छोटा नंबर 1 3, बड़े में बड़ा नंबर 3 1। अरे दूसरी तरीका भी बताता हूं, CH3 लिखोगे ना, ये है CH3, मैंने कहा CH3 लिखो, कार्बन से पूछा, तेरे कार्बन कहता है मेरे पास एक ही कार्बन है मिथाइल में, और हाइड्रोजन कहता है मेरे पास 3 है, तो खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है मिथाइल कि C1H3 यानी 13 वाला नंबर मुझे ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो इन गैसियस फेज पूछा जाए या नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 3 2 1 0। अगर एक्वस फेज है या सॉल्वेंट के बारे में कुछ ना कहा जाए तो अगर R इज इक्वल टू मिथाइल है देन 2130, और अगर R इज इक्वल टू इथाइल है देन 2310। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, जल्दीबाजी में बच्चा गलत कर देता है इस क्वेश्चन को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों, दैट इज द थर्ड, CBDA। ये वाला आपके सामने है, दिस इज द एल्काइल एमाइन और दिस इज द एराइल और एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन। चलिए नेक्स्ट रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स A एंड B। A एंड B को आपको आइडेंटिफाई करना। डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन, क्या है बेटा प्यारे बच्चों, ये है आपके सामने बेयर्स रिएजेंट, दिस इज द बेयर्स रिएजेंट। डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 कोल्ड दे दे, 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 लिख दे, या लिख दे डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन। बेयर्स रिएजेंट होता है, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, पाई बॉन्ड हटाता है, 2 OH को सिन एडिशन के द्वारा ऐड करता है। तो अगर A की बात करें तो यहां से पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और 2 OH को जोड़ेगा, 2 OH इधर आ गए, 2 H इधर आ गए। चलो साहब, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये तो गलत हो गया बेटा, ये तो A गलत है, तो थर्ड ऑप्शन ही गलत हो गया। B में देखो प्यारे बच्चों, ये यहां पर ये 2 OH जोड़ना चाहिए था, ये भी आपके सामने गलत है। अब B वाले को देखना है, CrO3, या फिर ऐसे भी लिख सकता है एनहाइड्रस CrO3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्या करेगा प्यारे बच्चों, ये अगर हमारे सामने एल्कोहल को देखते हो तो यहां पर आपके सामने 2 डिग्री और यहां पे आपके सामने 3 डिग्री, यहां आपके सामने 2 डिग्री और यहां आपके सामने 3 डिग्री, तो 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ले जाएगा और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो तो यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ले जा रहा है और 3 डिग्री एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट अलग बना दे रहा है, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जो A बना वो ये बना और जो B बना वो ये बना। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, what is the IUPAC name of the organic compounds formed in the following chemical reaction? तो अब बताओ, एसीटोन की रिएक्शन करवाया जा रहा है। चलिए साहब, ये आपके सामने मैंने लिया CH3 COCH3, ये हमने ले लिया, दिस इज द एसीटोन। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दैट इज C2H5 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। तो प्यारे बच्चों इसके थ्रू रिएक्शन, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रिएक्शन करता है, इसने किया अटैक एंड बॉन्ड टूट गया खटैक, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3CO-, यहां लिख दीजिए प्यारे बच्चों MgBr, यहां पे आपके सामने CH3 और C2H5 को हमने लिख दिया ओपन करके CH2CH3, followed by hydrolysis H3O+, यहां पे लिखा है प्यारे बच्चों ड्राई ईथर। यू नो वेल कि ड्राई ईथर ही लेंगे, अगर मॉइस्ट ईथर ले लिया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद रिएक्शन कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन एंड RH टाइप का एल्केल बनाता है, दैट इज द जेरेबिटनॉफ मेथड। नाउ अब यहां पर आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है, आप यहां पर H लगा दीजिए, यहां पर OH लगा दीजिए, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज द CH3C, यहां पर हो गया आपके सामने OH, ये आपके सामने हो गया CH3, यहां पर CH2 एंड CH3। ध्यान से देखना,
अब हम देखते हैं, उसने ये नहीं पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसने पूछा कि बनने वाले प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम बताओ। तो अगर आईयूपीएसी नंबरिंग करते हैं तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो हम देख सकते हैं कि आपके सामने 2 पर मिथाइल है, 4 कार्बन की पीसीसी है, तो ब्यूट, और एन चूंकि क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और 2 पर ऑल। तो अपना आंसर हो गया प्यारे बच्चों 4। दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, यानी डायरेक्ट उसने आपसे आईयूपीएसी ना पूछते हुए रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका आईयूपीएसी पूछा है। तो ऐसे भी पूछ लेता है, कभी आईयूपीएसी पूछ लेगा, कभी आपसे कॉमन नेम पूछ लेगा। ठीक है, चलिए ध्यान सुनना। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो उसने कहा कि जब इस गिवन कंपाउंड की रिएक्शन हम डाइबल H के साथ कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो प्यारे बच्चों बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलिए साहब, अगर हम आप बात करते हैं डाइबल H या डीबल H, कुछ भी आप बोल सकते हैं, अगर हम यहां की बात करते हैं तो आप प्यारे बच्चों देखेंगे दिस इज द डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। या अगर हम इसको देखें तो ये जो ग्रुप लगा है, ये ग्रुप, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, इसे हम लिखेंगे IBU। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज द IBU। तो अपन बोलेंगे कि ALH IBU, IBU 2 बार है तो ALH IBU का होल ट्वाइस। तो वो डाइबल H लिखकर भी पूछ सकता है, ALH IBU का होल ट्वाइस लिखकर भी पूछ सकता है, फोटो बनाकर भी पूछ सकता है, पूरा नाम लिखकर भी पूछ सकता है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब इसका काम क्या है? काम यह है कि अगर डाइबल H दिया है तो ये साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है एंड एस्टर को भी एल्डिहाइड में चेंज करता है। जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वो पढ़ते हैं -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि एसीटोन और ड्राई आइस का मिक्सचर होता है, इस और ये टेम्परेचर बनाता है। तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन को पढ़ा जाता है बाय डिफॉल्ट। आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको। तो साइनाइड से बना आपके सामने एल्डिहाइड और एस्टर से बना आपके सामने एल्डिहाइड, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे ये हमने एग्जांपल भी आपके सामने ले लिए हैं, दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12। अब इसको बड़े ध्यान से देखना कि जो CN है वो किस में चला गया, CHO में चला गया। ALH IBU का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर लिख सकता है। यहां पे दूसरे में देखो CN किस में चला गया प्यारे बच्चों, CHO में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई चेंज नहीं हुआ। अगर एस्टर है आपके सामने तो उसको भी एल्डिहाइड में चेंज करता है, लेकिन कैसे चेंज करता है मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ALH IBU का होल ट्वाइस या डाइबल H से जो है वो H- अटैक करेगा, और अटैक करके प्यारे बच्चों क्या करेगा, ध्यान से सुनना, इट इज ए सोर्स ऑफ H- का सोर्स है, यहां से ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा खटैक, बॉन्ड ओपन होगा, फिर बॉन्ड क्लोज होगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा, C2H5O-। तो देखो यहां पे H लग गया, बॉन्ड क्लोज हो गया और बन गया आपके सामने एल्डिहाइड। और C2H5O- जो बना है वहां पानी H लगा देगा और बन जाएगा अल्कोहल। तो आसान से तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक से बता रहा हूं कि अगर आपको कभी आ जाए तो प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो आप इधर भी H लगा देना और इधर भी H लगा देना। इधर वाला H डाइबल H से आया है, इधर वाला H आपका वाटर से आया है, और आपके सामने बन गया आपके सामने एल्डिहाइड एंड अल्कोहल या हाइड्रोक्सी कंपाउंड। चलो साहब, अब आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इधर CN है और CN वाला जो पार्ट है वो CHO में जाएगा। देखो ये CHO, ये CHO, ये CHO, ठीक है बेटा। तो ये आंसर अपने आप कट हो गया। दूसरा आपके सामने है, ये है आपके सामने साइक्लिक एस्टर। तो हमने क्या बोला था तरीका कि CO और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ दो, तो CO और O के बीच के बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, इधर भी H जोड़ दिया, इधर भी H जोड़ दिया। इधर H जोड़ोगे तो ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, और यह वाला पोर्शन क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सी। कहां दिखाई दे रहा है, यहां तो बेटा रिंग जो है वो ओपन ही नहीं हुआ है, यहां पर तो प्रोडक्ट अपन कट कर ही चुके हैं, यहां रिंग ओपन ही नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर है इधर देखो, ये आपके सामने CHO और यहां हाइड्रोक्सी, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया गया है, इसीलिए जानबूझकर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है टेस्ट में। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मुझे पूरा विश्वास है एक अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, और पूरी की पूरी एनसीईआरटी, हर क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, वहीं से लिया गया है, वहीं के कंसेप्ट को लिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। जितना ही एनसीईआरटी एनटीए सिलेबस बेस्ड या जेईई मेंस जेईई एडवांस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उतना आपको फायदा होगा।
तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए साहब, नाउ द आपके सामने व्हिच मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 नेचुरल अमाइनो एसिड एंड 1 लेटर कोड। अब प्रश्न ये आया कि सर ऐसे क्वेश्चंस भी आपने दिए हैं? हाँ, जानबूझकर दिए हैं। क्यों दिए हैं बेटा? ट्रेंड है, आजकल के क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। माना कि नीट में नहीं आया है, लेकिन आप जेईई मेंस के जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अपने एनसीईआरटी बायो मॉलिक्यूल्स में ये दे रखा है, तो प्यारे बच्चों हमें सीखना पड़ेगा। हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि नीट में आएगा तब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, हम पहले से ही पढ़ेंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम करेंगे। तो इसी बहाने आप कम से कम इसको एक बार एनसीईआरटी में देखेंगे, और अगर एनसीईआरटी में जाकर देखते हैं तो आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड में इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं? 10, एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड भी कितने हैं? 10। जो इसेंशियल अमाइनो एसिड 10 है, उसमें 2 सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। बट अगर सेमी इसेंशियल है पूछ रहा है तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, लेकिन अगर इसेंशियल पूछ रहा है तो हम इसको 10 ही मानेंगे। और आपको याद होगा, इनको याद करने का तरीका है टीटी हॉल में VIP, ये आपके सामने हो गए इसेंशियल अमाइनो एसिड। और इधर की बात करें, नॉन इसेंशियल की बात करें, तो आप देख सकते हो A3G3 सिटी में आया हुआ है SP, A3G3 सिटी SP। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां देखिए 3 + 3 6 7 8 9 10। आप इन लेटर से कोरिलेट कर सकते हैं। यहां पे मैंने डिटेल्ड में बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 एंड पार्ट 1 यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। ये वाला चीज हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। इवन दैट इनको याद करने में हेल्प करने वाले कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। आप वहां से देखोगे तो आपको फायदा होगा। मैं तो कहूंगा एक बार आपको देखना चाहिए, बिकॉज नीट 2025 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था और आ भी सकता है। अब प्रश्न है कि अमाइनो एसिड का पूरा नाम हो गया, इसके बाद इसका ये 3 लेटर नेम भी दे रखा है। ये 3 लेटर नेम भी आपको पता होना चाहिए, और हर अमाइनो एसिड का 1 लेटर नेम भी दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रियोनिन को T, ट्रिप्टोफैन को W, हिस्टिडीन को H, आर्जिनिन को R, लाइसिन को K, ल्यूसिन को L, मिथियोनिन को M, वैलिन को V, आइसोल्यूसिन को I, फिनाइल एलेनिन को F बोला गया। इधर एलेनिन A, एस्पार्टिक एसिड बोलते एस्पार्टिक एसिड, पार्टी दे मतलब D, मजाक किया था, याद हो जाएगा। एस्पार्जिन जो है, एस्पराजिन जो हो गया आपके सामने N, फिर ग्लाइसिन G, ग्लूटामिक एसिड E, ग्लूटामिन Q, सिस्टीन C, टायरोसिन Y आता है, टायर TY तो मतलब Y, सीरीन S, प्रोलिन P। बाकी आप उसको देखेंगे तो मैंने वहां आपको याद करने का तरीका भी कुछ बताया है जो आपको हेल्प करेगी। आप उसको बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 लेक्चर देख सकते हैं। तो इस लेटर पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो अब प्रश्न आ गया आपके सामने कि भाई मैच करो। अगर मैच करते हैं तो भी बताया था पार्टी दे, मतलब A को किससे मैच कर दिया? 4 को मैच कर दिया, ठीक है ना बेटा। अब आपके सामने आ गया आर्जिनिन, आर्जिनिन को हम करते हैं R। देखो लिखा है बेटा आपके सामने आर्जिनिन, आपके सामने क्या है? दिस इज द R नाम से पता चला आर्जिनिन R। चलिए साहब, तो हमने यहां पर कर दिया, दैट इज द, ये इसको कर दिया हमने सेकेंड से मैच। टायरोसिन Y बोला था तो Y से मतलब ये आ गया आपके सामने फर्स्ट, एंड फिनाइल एनिलीन, फिलाइन F जैसा लग रहा है तो ये हो गया आपके सामने थर्ड। बेटा कुल मिला के आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा 4213 बेटा जानबूझकर एक क्वेश्चन मैंने दिया, जानबूझकर क्वेश्चन दिया। मैं आपसे नाम भी पूछ सकता था कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड है, कौन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, लेकिन ठीक है वो वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के थ्रू गुजरोगे तो दिमाग तुम्हारा कहेगा कि हाँ एक बार हमें एनसीईआरटी देखनी चाहिए, बिकॉज ये सारा का सारा अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड पेज नंबर हमने आपके सामने ऑलरेडी कोट कर रखा है, ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटी के हिसाब से। नाउ अगला क्वेश्चन ऑल्सो टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, कि असर्शन कह रहा है टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कैटायन एंड मिथाइल कैटायन इज द लीस्ट स्टेबल कैटायन। पहले ये बताइए। फिर रीजन कह रहा है, एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है।
रीजन कह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन इन टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन इज ग्रेटर देन द इथाइल कैटायन, एकदम सही है। एज द टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन हैज 9 CH बॉन्ड या 9 अल्फा H, ये भी बोल सकता है। इन मिथाइल कार्बोकैटायन vacant p orbital is perpendicular to the plane in which CH bond lie, hence cannot overlap with it. Thus methyl carbocation lack hyperconjugative stability. एकदम सही है। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. एकदम सही है। अब अगर आप देखते हो NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो प्रॉब्लम 12.19 अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT है एंड 8.19 अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT है, मैंने उसी प्रॉब्लम को असर्शन रीजन में फ्रेम कर दिया। अब सुनो, ये आपके सामने NCERT का डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द कार्बोकैटायन में कैसे हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ ये जो आपके सामने मैंने बनाया है इथाइल कैटायन, इथाइल कैटायन में बात करें तो प्यारे बच्चों, जहां पर आपके सामने ये कैटायन है उसके बगल वाला कार्बन देखेंगे तो sp3 कार्बन है, उस sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन है, यानी sp3 ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड घूमता रहता है। जब बॉन्ड घूमते हुए इस p ऑर्बिटल के पैरेलल में CH बॉन्ड आएगा तो उसमें एक वीक ओवरलैपिंग होगी। ये वीक ओवरलैपिंग कैसा है, यह है एक पार्शियल कॉन्जुगेशन। पार्शियल कॉन्जुगेशन सर क्यों वीक ओवरलैपिंग हुआ है? बिकॉज दोनों ऑर्बिटल एकदम पैरेलल नहीं होते हैं, ये sp3 वाला टिल्टेड होता है, इसलिए क्या होता है, इसमें पार्शियल कॉन्जुगेशन होता है। एंड पार्शियल कॉन्जुगेशन होने के कारण ही प्यारे बच्चों ये रेजोनेंस से थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन से। चलो साहब, तो ये हो गया आपके सामने। अब इसके पास कितने नजर आ रहे हैं इथाइल में? 3 CH बॉन्ड, ये घूमता रहेगा चरखा और ये अपने क्या होगा, ये आपके सामने ओवरलैप होता रहेगा। और टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन की अगर बात करें तो जहां ये H और H लगा है, यहां भी क्या लगा दो CH3, यहां भी लगा दो CH3, तो आपके सामने 3 3 6 और 3 9, दैट इज द, जैसे उसने बोला है 9 CH बॉन्ड, या बोल सकता है 9 अल्फा H, जो किससे जुड़ा हुआ है कि अल्फा sp3 से जुड़ा हुआ है। चलिए साहब प्यारे बच्चों, नाउ अब ध्यान से समझना। लेकिन अगर हम मिथाइल कार्बोकैटायन की बात करते हैं, अगर आप इसकी ऑर्बिटल डायग्राम को बनाते हो तो ये क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपके सामने है, दैट इज द sp2। एक s एंड 2 p हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। एंड प्यारे बच्चों, आपके सामने जो एक p बच गया वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो एक बात बताओ, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, एंड प्यारे बच्चों ये इसके भी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो कभी ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या है, यस हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, और इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें आपके सामने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा है, तो ये इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यही तो कह रहा है कि CH3+ में नो हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज क्या बोल रहा है आपके सामने कि in CH3+ vacant p orbital is perpendicular to the plane in which CH bond lie। CH bond जो लाई कर रहे हैं उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन एक्टिविटी। यहां इथाइल कार्बोकैटायन में 3 CH बॉन्ड के कारण है, टर्सरी ब्यूटाइल में 9 CH बॉन्ड के कारण होगा। जितना ज्यादा CH बॉन्ड ज्यादा होगा, अल्फा sp3 ओवरलैपिंग का CH बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, यस उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी कैटायन की ज्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, एकदम NCERT से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपके सामने बढ़ते हैं, which of the following statement is are correct? चलो साहब कर लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। Woods reaction is used for the preparation of higher alkanes containing even number of carbon atom। ठीक है साहब, आप वुड्स रिएक्शन पढ़ते हो RX और यहां लेते हो सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ RR टाइप का आपका एल्केन बनता है, RR टाइप का एल्केन बनता है। और ये कौन सा रिएक्शन है प्यारे बच्चों, दिस इज द वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन। तो अब उसने कहा है कि हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन का हैलाइड है, एक कार्बन का है, तो प्रोडक्ट कितने का बनेगा, एल्केन 2 का बनेगा, 2 का है तो 4 का, 3 का है तो 6 का,
4 का है तो 8 का, यानी प्रोडक्ट हमेशा डबलिंग से बन रहा है ना। बिकॉज अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करें तो हमने बताया था यहां से रेडिकल बना ले और रेडिकल बनाकर एक रेडिकल और बना ले और रेडिकल बना के डाइमराइजेशन, या दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। फ्री रेडिकल की प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी यह होती है कि वो डाइमेराइज प्रोडक्ट बनाए। अगर आइडेंटिकल फ्री रेडिकल है तो डाइमेराइज प्रोडक्ट बनाए, अगर डिफरेंट तरह के फ्री रेडिकल है तो उसी को बोल देते हैं कॉम्बिनेशन। हां, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, डाइमराइजेशन या कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है, तब वो डिस्प्रपोर्शनेशन में जाने लगता है। तो प्यारे बच्चों, क्या यहां से आपका डबलिंग होकर हमेशा डबल होगा? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। अरे बोलो ना। तो कहने का मतलब अगर हम आपसे कहें तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या बनेगा? इवन नंबर बनेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑड नंबर नहीं बना सकते, बना सकते, लेकिन वो वुड्स रिएक्शन से बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। बिकॉज ऑड नंबर, यानी अगर मान लो आप प्रोपेन बनाने चले तो प्रोपेन बनाने चलोगे तो उसमें प्यारे बच्चों दूसरे प्रोडक्ट भी बनने लग जाएंगे जो डिजायरेबल नहीं है। उसमें इथेन और ब्यूटेन भी बनने लग जाएंगे जो कि डिजायरेबल नहीं है। कचरा बनने लगता है, मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बनने लगता है। इसीलिए वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, चलो साहब, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है कि जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH एंड CO जो कि सोडा लाइम है, ये 3:1 रेशियो में लिया जाता है तो बनता है आपके सामने RS टाइप का एल्केन और Na2CO3, और बोल रहा है कि X:Y = 3:1। एकदम सही है। क्लास में तो आपको याद करने का तरीका भी बताया था, मैं वापस बता दे रहा हूं। हो सकता है एग्जाम में आ जाए और एग्जाम में क्लिक कर जाए। 3 क्या होगा? क्या 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 3 को हमने ऐसे लिख दिया, ये देखो 3 लिख दिया, तीना, और आगे इसी को हमने बोल दिया NaOH। तो 3 खुद बना रहा है NaOH, तो NaOH 3 होगा, तो जो बच गया वो 1 होगा। तो प्यारे बच्चों क्या है? NaOH is to CaO जो होगा 3:1। मजाक किया है, लेकिन मजाक ही कब आपका काम कर जाए ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें चीजें तो सारी चीजें आती हैं, हमने पढ़ाई करी है, लेकिन एग्जाम के समय हमें 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बहुत ऐसी चीजें होनी चाहिए जो तुरंत हमें रिकॉल हो जानी चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम ही तो नीट है, और अगर स्पीड और एक्यूरेसी को आप अच्छे से करना सीख गए तो नीट पे हो जाएगी आपकी जीत। ठीक है, चलिए साहब, तो यानी ये स्टेटमेंट भी देखा जाए तो हमारे सामने सही है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स और अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एकदम सही है कि जब हम फॉर एग्जांपल ओजोनोलाइसिस का 2 तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ते हो कि गिवन कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, या दे देगा इसका ये ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट है, तो बताओ ये किससे बना होगा, किस अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बना होगा। तो यस, अगर प्रोडक्ट आपको दे देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने प्रोडक्ट दे दिया आपके सामने कि RCH डबल बॉन्ड O, एक ये बना है और दूसरा बना है हमारे सामने दैट इज RCR एंड डबल बॉन्ड O। ये प्रोडक्ट बना है, ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है। तो अब आप बताओ कि किससे बना होगा। तो तरीका आपको बताया जाता है ना, इस ऑक्सीजन को हटा दे और डबल बॉन्ड को जोड़ दे, तो यहां से बन जाएगा आपके सामने RCH डबल बॉन्ड C और यहां पे R और यहां पर R। तो क्या इस कंपाउंड में तुम बता दोगे ना कि मल्टीपल बॉन्ड कहां है? ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट को देखा, R कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मान लो मैंने यहां R' ले लिया, यहां पे R' लिख दिया, एक जनरलाइज फॉर्म लिखा है। तो अगर उसने ओजोनोलाइज प्रोडक्ट दे दिया आपको, तो क्या आप रिएक्टेंट नहीं बता सकते? रिएक्टेंट बता के क्या आप उसमें ये नहीं बता सकते कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड कहां है? तो क्या लिखा? ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एल्कीन और अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एकदम सही है प्यारे बच्चों, मैंने खुद इसको एनसीईआरटी से अलग अलग जगह से पॉइंट को उठाया है और क्वेश्चन फ्रेम किया है ताकि चीजें आपको याद हो जाए और रिवाइज हो जाए। एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्या बोलते हैं इसको? बेयर्स रिएजेंट प्रोड्यूसेस विसिनल ग्लाइकॉल। एकदम सही है कि अगर हमने मान लीजिए आपके सामने यहां की बात करने जा रहा हूं, इस ऑप्शन की बात करने जा रहा हूं
कि ए एल्किन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने ले लिया यहां पर बेयर्स रिएजेंट, तो ये क्या है, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, पाई बॉन्ड को हटाएगा और CH2 दो OH को सिन एडिशन सिन साइड पर लगाएगा और ये बन गया आपके सामने, दिस इज द विसिनल ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एकदम सही है, एकदम सही है। तो देखा जाए उसने क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है प्यारे बच्चों, तो हमें तो चारों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं और हमारा अच्छा रिवीजन भी हुआ है। लिखना आप डाउट बॉक्स में जरूर लिखना, क्या इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरी एनसीईआरटी आपको रिवाइज कराई जा रही है। अगर आप बेनिफिटेड हैं तो अपने दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आहा, जेईई मेंस में तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हैं बेटा, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हैं, कब नीट में आ जाए बस यही देखना है। यूजिंग द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पेपर क्रोमेटोग्राम, पेपर क्रोमेटोग्राफी फॉर कंपाउंड ए एंड बी, ए और बी का दे रखा है, ये जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड लिया गया था जो ए और बी से मिले थे, पेपर क्रोमेटोग्राफी कराया जा रहा है वहां पे। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझना, चीजें मैं बताता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। एक्ट पीपी, एक है आपके सामने एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक है आपके सामने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का जो एग्जांपल है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल देके भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो आरएफ वैल्यू की बात कर रहा है। आरएफ वैल्यू इज ए रिटेंशन और रिटार्डेशन फैक्टर। क्या होता है आरएफ? डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। ये है एक बेसलाइन जहां पर हम स्पॉट लगाते हैं, यहां से ये सब्सटेंस का मूवमेंट कितना हुआ है और सॉल्वेंट फ्रंट कहां तक गया है, एक्स अपॉन वाई, सब्सटेंस अपॉन सॉल्वेंट करते हैं। क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मूव करता है सब्सटेंस की तुलना में, तो ज्यादा मूव करता है तो सॉल्वेंट वाला पोर्शन ज्यादा है और वो नीचे की मंजिल में लिखा हुआ है x अपॉन वाई है, तो इसकी वैल्यू जो होती है आरएफ वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में आएगी। अगर आइडियल कंडीशन मान लिया जाए तो हम 1 बोल सकते हैं, लेकिन आइडियल केवल कहने के लिए है। तो आरएफ वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने आरएफ वैल्यू की वैल्यू टिक कर दी है 1 से ज्यादा तो वो गलत है। आरएफ वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन में आरएफ वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा टिक कर दिया है, ईमानदारी से बताना। चलो सारे बच्चों ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान सुना। एंड ये भी याद रखना, आरएफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन होता है, जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। एडजॉर्प्शन ज्यादा का मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन ज्यादा का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि वह मूवमेंट कम करेगा, वह स्टेशनरी फेज से ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा। तो जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा है उसका मूवमेंट कम, यानी x की वैल्यू कम, और x की वैल्यू कम करेगा तो प्यारे बच्चों बता दो, क्या हम बोल सकते हैं अगर x की वैल्यू ही आपकी कम हो गई, x की वैल्यू कम हो गई तो x अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा उतना x अपॉन y की वैल्यू कम होगी, यानी आरएफ की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी एडजॉर्प्शन का ज्यादा होना, आरएफ वैल्यू का कम होना। कल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम अलग अलग कंपाउंड का आरएफ वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा है, तो जिसका आरएफ वैल्यू कम होगा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया, लेकिन हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको आरएफ वैल्यू बी की बतानी है, ना कि ए की। प्यारे बच्चों ठीक है, तो बी की बतानी है तो बी को अपन क्या कर लेते हैं, ये फोकस में ले लेते हैं। अब ये आपके सामने बेस लाइन है, बेस लाइन से इस बी की दूरी कितनी निकल के आ गई प्यारे बच्चों, ये आ गई 4 सेंटीमीटर, और ये आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा एक्स को और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने वाई को। तो आइए आरएफ निकालते हैं। तो आरएफ वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज द एक्स अपॉन वाई, और एक्स जो आपके सामने आ रहा है दैट इज द 4/5, एंड सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.8।
आंसर है 4। ये जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, जेई मेंस में पूछा था आरएफ वैल्यू ऑफ ए पूछा था। तो अगर ए पूछ रहा है तो 2/5 करते हैं, 0.4 आती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए की जगह मैंने पूछ लिया आपसे बी। तो कैसे भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये कंपाउंड दिया है, ये उनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं और आपको मैच करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सीधे लिया गया है, पेज नंबर आपके सामने गिवन है, जो एनसीईआरटी में टेबल है उसी को मैंने क्वेश्चन में बना दिया है। तो अगर हम इन जनरल बात करें आपसे प्यारे बच्चों, तो ध्यान सुनना, जनरली फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ये ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद कीटोन, के बाद एल्डिहाइड, के बाद ईथर, के बाद एल्केन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो यहां पर आपके होता है, क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मोर एच बॉन्डिंग होता है, मोर एच बॉन्डिंग होता है। देखो यहां ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इवन दैट जनरली ये नॉन पोलर सॉल्वेंट गैसियस फेज में डाइमर के रूप में भी रहते हैं। आपने पढ़ा होगा सोल्यूशन में डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, आपने वहां पे पढ़ाया भी जाता है सारी चीजें। आरओएच में बात करें तो यहां पे भी है एच बॉन्ड, उसकी तुलना में कम है। कीटोन और एल्डिहाइड जो हैं ये डाइपोल अट्रैक्शन के कारण होते हैं। और डाइपोल अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है, कीटोन में ज्यादा होता है, बिकॉज आर का प्लस आई और आर का प्लस आई दोनों तरफ से प्लस आई, तो नेट नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, इधर केवल एक तरफ से प्लस आई। उसके बाद आपके सामने आ गया ईथर और फिर आ गया एल्केन। एंड दिस इज नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, इसके अलग अलग मतलब कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 347, न्यू का 217, क्लास 12 एनसीईआरटी में देखोगे तो यहां पर देखो ईथर का एल्केन से ज्यादा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पोलर बॉन्ड है। और इसको तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको तो ऑलमोस्ट हम लोग नॉन पोलर मानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने आ जाए नॉर्मल 1 2 3 4 5, ये आपके सामने आ गया नॉर्मल पेंटेन, ये है नॉर्मल पेंटेन, और ये आपके सामने आ गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। प्यारे बच्चों ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। यहां देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट आपको रटना नहीं है, लेकिन देखिए एल्केन का 309.1 केल्विन और ईथर का, डाई इथाइल ईथर का 307.6 केल्विन, यहां एल्केन का ज्यादा हो गया। तो इन जनरल तो फॉलो होगा, लेकिन ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है, इसको ध्यान से रखना, एग्जाम में आएगा तो गलती कर सकता है। बस याद रखना कि अगर 5 कार्बन का एल्केन है, बीच में कार्बन को हटा के ऑक्सीजन हटा दो, वो यहां ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, बस दिमाग में याद होना चाहिए। तो चलिए साहब अब अपन बात कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सबसे आगे इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और फिर एल्केन। आइए बस चेक कर लेते हैं, मैच ही तो करना है। तो इसमें सबसे पहले कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? नहीं साहब, कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात क्या आता है? एल्कोहल। क्या एल्कोहल है? यस, प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल होता है, यानी उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपके सामने नजर आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर आपके सामने जो नजर आ रहा है सी को आपको रिप्रेजेंट करना है, रिलेट करना है 1 से। ये आ गया आपका 370। इसके बाद क्या आएगा? कीटोन। कीटोन के बाद उसके बाद अगला छोटा नंबर, और कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो अगला नंबर आपके सामने आ रहा है 329, यानी बी का आपके सामने हो गया 3rd। कीटोन के बाद आएगा एल्डिहाइड, प्रोपेनल। प्रोपेनल की अगर हम आपसे बात करते हैं तो अगला जो छोटा नंबर है वो आपका है 322, ये आ गया आपके सामने 2nd। नाउ अगला देखते हैं ईथर और ब्यूटेन रह गया। ईथर की बात अगर हम करते हैं तो अब आपके सामने नंबर क्या है? 281 एंड 273। तो ईथर में आपके सामने यहां पे आ जाएगा दिस इज द 4, और नॉर्मल ब्यूटेन में आ जाएगा दिस इज द 5। तो आंसर हो जाएगा 23145। 23145 आंसर इज द 1। ये हो गया आपके सामने पहला आंसर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? चलिए भाई साहब, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ चलिए, द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम फॉलोइंग आर। अब आपको इसमें बताना है कितने कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक हैं। तो पढ़ा है आपने कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, नियरली प्लेनर होना चाहिए, एंड कंपाउंड में कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। इन पॉइंट्स के बाद अगर वह
फॉलो करता है हक्कल्स रूल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज सिस्टम को, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? आपका एरोमेटिक होगा। अगर आपके सामने पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, तो प्यारे बच्चों वहां जो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होता है वो पेरिफेरल रेजोनेंस का पार्ट ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये मॉलिक्यूल है, दैट इज द एंथ्रासीन। अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां हमें देखना है पेरिफेरल रेजोनेंस। बच्चा कहेगा सर कैसे देखूं? डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल, ये तो यही घूमता रह जा रहा है, आगे तो जाएगा ही नहीं। प्यारे बच्चों जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो वहां जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को तोड़कर आप पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में सोचेंगे। इस पाई बॉन्ड को तोड़ा तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन, इसको 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 तोड़ा तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन और इसको तोड़ा तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन। क्या सारे पाई इलेक्ट्रॉन आपको पेरिफेरी पर नजर आ रहे हैं? यस, पेरिफेरल रेजोनेंस इसमें पाया जाएगा। तो अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पर 3 2 5 2 7 यानी 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन हैं। हम बोल सकते हैं 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। यस, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। अगला, हमने जानबूझकर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाकर दिया है। आप इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाना सीखें। अगर आपको कभी इस तरह का मॉलिक्यूल बनाकर दे, सर्कल बना दे बीच में, चाहे प्लस का और चाहे बना दे माइनस का, तो उसको हमें डिकोड करना आना चाहिए। हम कैसे डिकोड करेंगे? ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। इसको मैं यहां पे बना रहा हूं। आपने पहले 3 की रिंग बनाई, किसी भी एक कार्बन पर आप पॉजिटिव चार्ज बना लीजिए। मैंने मान लीजिए यहां पर बना दिया और अल्टरनेट पर आप पाई बॉन्ड बना दीजिए। अल्टरनेट पे हमने पाई बॉन्ड बना दिया। यह इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हुआ है। हर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आया है और हर कार्बन ने पॉजिटिव चार्ज को शेयर किया। चलिए प्यारे बच्चों, तो अगर देखा जाए यहां से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि यस, इसके पास 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यह मॉलिक्यूल भी कैसा है? एरोमेटिक है। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहां देखो नेगेटिव चार्ज कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। और डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां देखा जाए 2 2 4 और 6 यानी बोल सकते हैं इसके पास 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर बोल सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यह मॉलिक्यूल भी कैसा है प्यारे बच्चों? दैट इज द एरोमेटिक। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बनाकर भी आपके सामने दे सकता था। प्यारे बच्चों, आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, हर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आएगा। इसको हम इस तरीके से भी बनाकर आपको दे सकते हैं। तो डिकोड करना आ जाए, किसी एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनाओ और अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड बनाओ, बन जाएगा आपके सामने। इससे पता चल जाएगा कितने उसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। ये मॉलिक्यूल आपके सामने है, इसका नाम है दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोन। ये आपके सामने पोलर पाई बॉन्ड है, इसको आप तोड़ेंगे, यहां चार्ज क्या आएगा? प्लस, और यहां चार्ज क्या जाएगा? माइनस। और जब इस हिस्से को देखेंगे तो आपको ट्रोपाइलियम केटायन जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं? ये नजर आ रहा है आपके सामने, दिस इज द ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। एंड ये मॉलिक्यूल कैसा होता है प्यारे बच्चों? दिस इज द एरोमेटिक। 2 2 4 2 6। तो यहां देखा जाए 2 2 4 2 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड में देखेंगे कि हमें पहले पेरिफेरल रेजोनेंस देखना होता है। फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में पेरिफेरल रेजोनेंस देखना होता है। तो डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट, लेकिन ध्यान सुना बेटा, डबल अल्टरनेट और यहां पे sp3 कार्बन आ गया। sp3 कार्बन आने से रेजोनेंस आगे नहीं होगा प्यारे बच्चों, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वहां पे रुक जाएगा। तो फिर अगर हमको पेरिफेरल रेजोनेंस नजर नहीं आता है तो हम कोई एक ऐसी साइकिल ढूंढ लेते हैं जिसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नजर आता है। और केवल इसके कारण, मतलब किसके कारण? दैट इज द 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या फिर बोल सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक ड्यू टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू
3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, बट पूछेगा इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो बेटा रेजोनेंस में तो ये भी इन्वॉल्व है, तो फिर आपके सामने हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 4 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस पूछ रहा है वो अलग बात, एरोमेटिक पूछ रहा है वो अलग बात। एरोमेटिसिटी के लिए आपका कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस का होना जरूरी है, साइक्लिक रेजोनेंस का होना जरूरी है या पेरिफेरल रेजोनेंस का होना जरूरी है, बिकॉज तभी उसमें इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट आएगा, और जब इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट आता है मॉलिक्यूल एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग डायामैग्नेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। चलो प्यारे बच्चों, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज द पाइरोल। ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने पाइरोल है। ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज है, एंड डीलोकलाइज लोन पेयर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 2 4 2 6, इसके पास प्यारे बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है। ये मॉलिक्यूल भी क्या है, एरोमेटिक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल जेईई मेंस में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, हो सकता है नीट में पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस तरह के कंपाउंड को भी क्लास में आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिखाया गया है, यहां मैं डायरेक्ट आपको बताने जा रहा हूं। ये पाई बॉन्ड जो है पाई अल्टरनेट पॉजिटिव डीलोकलाइज्ड है। इसके पास आपके सामने 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है। प्यारे बच्चों ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। ये मॉलिक्यूल भी कैसा है आपका, दिस इज द एरोमेटिक। सिमिलरली ये जो निगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज्ड है, ये भी निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, निगेटिव अल्टरनेट पाई, तो डीलोकलाइज्ड जो है तो इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 2 एंड 2, यानी इसके पास दिखा 2 यहां 2 यहां और 2 यहां, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, या बोल सकते हैं 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑड पेयर है। ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक है, यानी इससे पता क्या चल रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल हमने आपके सामने लिए हैं सारे के सारे एरोमेटिक हैं। एंड हम बोल सकते हैं कि ऑल फॉलो हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। आप सभी हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल, दैट इज 4th ऑप्शन। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे एग्जांपल आपने रिवाइज किए। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेईई मेंस में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है इसके पीछे, कि मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। तो ये हमने कहां से लिया है, आप एनसीईआरटी पेज नंबर आपके सामने लिखा है, एंड इस क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं तो मैं आप ये कहना चाहूंगा आज ही एनसीईआरटी को ओपन करिए, और एनसीईआरटी में एक सेगमेंट है ओल्ड एनसीईआरटी का 10.8 एंड न्यू एनसीईआरटी का 6.8, पेज नंबर ओल्ड एनसीईआरटी का 317 318 एंड न्यू के हिसाब से 187 188, जहां पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई हैं। बेटा वहां से क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस ने पूछा है, नीट में भी पूछा जा सकता है, तो यहां से चीजें ली हैं, आप इसको जरूर पढ़ना। अब आइए मैच करते हैं। अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है, ये हो जाएगा बेटा 3rd। मिथाइलिन क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो ये पेंट रिमूवर के रूप में होता है, ये हो गया 1। DDT जो होता है आपका क्या है, इंसेक्टिसाइड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके सामने हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, और इसका मैच हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। एंड दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। एनसीईआरटी का लाइन है, आप जरूर देखना। एंड फ्रियोन्स की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स में पाया जाता है, दैट इज द 2nd हो गया। तो आंसर होगा आपका 3142, एंड 3142 आप देखें तो अपना आंसर क्या हो रहा है 4। चलिए बेहतरीन। नाउ द नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड विथ देयर पीकेए वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड पूछा जाता है। जनरली डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ना पूछकर वो आपसे पीकेए वैल्यू पूछ लेगा, ताकि बच्चा कभी कभी गलत कर देता है, वो के में आंसर दे देता है, बिकॉज यू नो वेल कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पीकेए। वो पीके पूछ रहा है, तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका के ज्यादा होगा, उसका पीके सबसे कम होगा, और जो सबसे कम एसिडिक होगा उसका के कम होगा, पीके सबसे ज्यादा होगा। चलिए साहब आइए देखते हैं। तो इथेनॉल यहां हमने बना दिया इथेनॉल, आपके सामने फिनॉल, ये बना है आपके सामने प्यारे बच्चों फिनॉल, ये आर्थोक्रिशॉल,
ये आपके सामने है आर्थोक्रिसॉल और ये आपके सामने मेटानाइट्रोफिनॉल, ये बना है मेटानाइट्रोफिनॉल। नीचे पीके वैल्यू लिखी है, वो आपको रटनी नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो पूछी जा सकती है। ये आपके सामने दे रखा है और हमें पता है कि ये जो आपके सामने कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स आपके सामने है फिनोलिक कंपाउंड, ये आपके सामने है फिनोलिक कंपाउंड और ये आपके सामने है एल्कोहल। एंड आप अच्छी तरह से जानते हैं फिनोलिक कंपाउंड आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो यानी सबसे कम जो है इसमें एसिडिक जो होगा वो एल्कोहल होगा, यानी एल्कोहल का पीके सबसे ज्यादा होगा। नाउ अब कंपेयर कर लो, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगा रहे हो, -I, और CH3 का कौन सा लगा रहे हो, +H। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, फिनॉल से कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका एसिडिक कौन सा, दैट इज मेटानाइट्रोफिनॉल, देन फिनॉल, देन आर्थोक्रिसॉल एंड देन इथेनॉल। तो ऑर्डर तो आपके सामने ये बन गया। और देखिए नीचे पीके वैल्यू क्या होगा, आपके सामने अगर देखा जाए तो जो सबसे कम एसिडिक है उसका पीके सबसे ज्यादा होगा। तो इथाइल एल्कोहल का अगर मैं बात करूं तो इसका मैच हो रहा है आपके सामने थर्ड से। उसके बाद आपके सामने आ रहा है दैट इज आर्थोक्रिसॉल। आर्थोक्रिसॉल की बात करें तो आपके सामने वो मैच हो जाएगा दैट इज द 1 से। ऑर्डर बना ही लिया है, अब तो ऑर्डर बनाते रखना है कि जो सबसे कम एसिडिक होगा, जो सबसे कम एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू ज्यादा होगा। उसके बाद आएगा फिनॉल। फिनॉल की वैल्यू कितनी आ रही प्यारे बच्चों, दैट इज द आपकी आ रही 4, 10 आ रही है। एंड मेटानाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, के सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ प्यारे बच्चों इसका पीके सबसे कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द 2। और आपने देखा 3, 4, 1, 2 एंड 3, 4, 1, 2 आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको डायरेक्ट करता हूं एनसीईआरटी के टेबल नंबर 11.3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड 7.3 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, जहां पर एक पूरी टेबल बनी हुई है। इस टेबल को ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना कि ये आपके सामने है दिस इज द फिनॉल, ये है फिनॉल। और यहां पर आपके सामने लगा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जहां लगा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से है ज्यादा। और यहां पर लगा है दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, फिनॉल से कम। एंड सबसे पीछे कौन हो जाएगा, ये आपके सामने एल्कोहल। वैसे आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन मैंने आपका दिमाग यहां पर डायरेक्ट क्यों किया है, बिकॉज ये देखिए बेटा पीके वैल्यू 10.2 एंड 10.2, यानी आर्थोक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल। देखो प्यारे बच्चों ये आपके सामने आर्थोक्रिसॉल, ये पैराक्रिसॉल। अगर आप इफेक्ट लगाते हो तो +H तो दोनों जगह सेम लगा है, लेकिन यहां +I कम है इसकी तुलना में, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन फिर भी देखो वैल्यू आपके पास 10.2, 10.2 दोनों कंपेरेबल दे रखे हैं। तो एग्जाम में अगर ये ज्यादा आया तो टिक करके आ जाना, अगर बराबर भी दे तो एनसीईआरटी का डेटा आपके सामने है, उसको भी ध्यान रखना। हो सकता है कि पॉइंट आगे जाके डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, लेकिन 10.2, 10.2 दोनों का पीके वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, सेम है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आप जरूर से याद रखना। और याद रखना यहां क्या है, ये है पैरा वाला, ये है आर्थो वाला, ये मेटा वाला। इसको याद करने का तरीका है पीओ मत फिनॉल, पीओ मत फिनॉल। अच्छे से चीजों को समझना, क्लास में चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं अच्छे से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपका डिस्कशन हुआ है क्वेश्चंस का, आपने अच्छे से डिस्कस किया है, चीजों को सीखा है। जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को तुरंत अभी पेपर के बाद या फिर ये वीडियो देखने के तुरंत बाद उसको कॉपी में जाइए, देखिए कहां पे पढ़ाई गई हैं, आपके सर ने आपको कैसे पढ़ाया है, उसको रिवाइज करिए ताकि इस तरह की गलतियां आगे ना हो। बाकी आगे भी अच्छे पेपर होते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।